गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का फॉर्मूला मेमोराइज करेंगे। क्विक रिवीजन 15-20 मिनट का होगा और इस तरह से टोटल फिजिकल का बताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसमें विस्तार से नहीं जानने जाएंगे, बस फास्ट कैसे फॉर्मूला याद रखें और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन 12th बोर्ड में पूछता है। यहाँ फोकस है 12th बोर्ड में ही। चलिए हम लोग बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बात करें। सॉल्यूशन का ही पार्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो पहले हम लोग फार्मूला चार्ट हम लोग देख लें। इसमें सबसे पहले तो कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशंस का बहुत से तरीके हैं एक्सप्रेस करने का। पहला तो है परसेंटेज के फॉर्म में। तो परसेंटेज के फॉर्म में, परसेंटेज के मतलब 100 में वो कितना पार्ट सॉल्यूट है। इसी सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2 कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। 12th बोर्ड में या नीट में आपका बाइनरी सॉल्यूशन तक ही पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन व्हिच हैज 2 कंपोनेंट। जो लेस मास जिसका होता है वो सॉल्यूट होता है, लार्ज मास होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो हम लोग बात करें परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज के रूप में 3 तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक परसेंटेज वेट बाय वेट है। तो परसेंटेज वेट बाय वेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यानी कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशंस में सॉल्यूट का कितना वेट है पर 100 ग्राम में। तो परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए लेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे, डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन मिलीलीटर इनटू 100 करेंगे। तीसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें सॉल्यूट का वेट लेंगे ग्राम में, वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशंस का इन मिलीलीटर में इनटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा है ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम में कितना है, यानी ग्राम पर लीटर यदि ज्ञात करना है, ग्राम पर लीटर यहां पर लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर में। इस तरह से ग्राम पर लीटर निकालते हैं। इसी में एक है एक और है एक्सप्रेस करने का तरीका, वह है पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। और है पीपीएम। जनरली पीपीएम हम वेट बाय वेट में एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम का मतलब यहां पर भी 3 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन जनरली हमें जो भी न्यूमेरिकल बनाना रहता है जनरली वेट बाय वेट लेते हैं। तो पीपीएम होता है वेट ऑफ किसी कंपोनेंट का लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 10 के पावर 6। ये हो गया पीपीएम पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 के पावर 6 में। अब हम लोग बात करें मोलरिटी। तो मोलरिटी को जनरली कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं।
मोलरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। मोलरिटी का डिफिनेशन है, आप लोग 11th में भी इसके बारे में पढ़े हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, वहां पर डिटेल में कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया जा चुका है। और आप लोगों को एक चीज बता दें कि बहुत जल्द ही क्रैश कोर्स जो है नीट के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। डेट तो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन नीट का क्रैश कोर्स होने जा रहा है। उसमें मेन फोकस रहेगा प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम पर रहेगा, अलग अलग डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बताया जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे अच्छे मार्क्स नीट में भी ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करें मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशंस, number of moles of solute per liter solutions is known as molarity। तो 1 लीटर में कितना मोल सॉल्यूट है? तो मोलरिटी के लिए हम लोग बात करें, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, एन बाई भी। एन हो गया, भी मिलीलीटर में लेंगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। ना मोल पर लीटर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वेट बाय मोलकुलर वेट ले सकते हैं, तो वेट बाय मोलकुलर वेट इंटू 1000 बाय भी। एम यहां पर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट है इन ग्राम में। M2 है मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से मोलरिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला तो N बाई भी इंटू 1000, या कैपिटल M बराबर वेट बट्टे मोलकुलर इन 1000 बाई भी। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है मोललिटी। मोललिटी, मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मोललिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, यानी मोललिटी इक्वल टू हो जाएगा N बाय W1। W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। ध्यान दें ये दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशंस है, अब मोललिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट लेते हैं। यहां सॉल्वेंट का वेट केजी में लेते हैं, यहां सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लेते हैं। मोललिटी इक्वल टू हो जाएगा N बाय W1, जहां की केजी में मास है सॉल्वेंट का। यदि ग्राम में इसके वैल्यू पुट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट बाय मोलकुलर वेट में कन्वर्ट कर दिए। ये आपका मोललिटी ज्ञात करना है, सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और सॉल्वेंट का वेट इस फॉर्मूले से बना सकते। एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मोललिटी ऑफ सॉल्यूशंस, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W2 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर भी इन ग्राम में हम लोग लेंगे। M2 हो गया मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 हो गया मोलकुलर वेट, और W1 होता है सॉल्वेंट का वेट, W2 होता है सॉल्यूट का वेट। इसके बाद है नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी
को कैपिटल एन से एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट number of gram equivalent of solute present in 1 liter solution. Number of gram equivalent of solute present in 1 liter solutions. नॉर्मलिटी का हम लोग बात करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशंस इज नोन एज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एन से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज हम लोग जाने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वेट बाय इक्विवेलेंट वेट में एक्सप्रेस, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट वैल्यू पुट कर दिए 1000 बाय भी। एन मीन्स हो गया नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, डब्ल्यू हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, भी का मतलब होता है वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वेट का एक टॉपिक ही बनाए हैं, उसमें हम लोग देखेंगे। फिर एक टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन कहीं भी करते हैं तो उसका मतलब होता है कि होल का कितना पार्ट है। तो यह जो है मोल फ्रैक्शन रेशियो है मोल का। It is the ratio of number of moles of any component to the total number of moles of solution। यानी कि कोई सॉल्यूशन में सपोज दैट टोटल मोल्स 50 है और कोई सॉल्यूट का मोल 1 है, तो मोल फ्रैक्शन होगा 1/15। ऐसे समझिए, मान लिया कि कोई बस से कहीं जा रहा हो, या एक महिला जो है एग लेकर के टोकरी में जा रही है और किसी कारण बस टोकरी गिर जाता है। टोकरी में यदि 60 एग है, उसमें 10 एग ब्रेक करके फूट गया, तो कोई पूछेगा कि बचे हुए एग का फ्रैक्शन कितना है, तो 50 10 इसे ब्रेक कर गया तो 50 बचा, तो 50/, यानी टोटल का कितना पार्ट है। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वह टोटल मोल्स का कितना पार्ट है। यानी कि यहां पर मोल फ्रैक्शन यदि सॉल्वेंट का लेंगे तो सॉल्वेंट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। यदि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लेंगे तो सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। सॉल्यूट, ध्यान दें, सॉल्यूट का मोल निकालेंगे तो सॉल्यूट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, सॉल्वेंट के निकालेंगे तो सॉल्वेंट के मोल में टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। यहां पर x1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस, या कह सकते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट। x1 इक्वल टू है मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट, x2 इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट। x2 इक्वल टू हो गया मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट।
N1 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, N2 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल फ्रैक्शंस का सम ऑलवेज 1 होगा, मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होगा। अब मोल फ्रैक्शन का यदि रेशियो लेंगे तो मोल के रेशियो के इक्वल होगा। फिर से हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस इज नोन एज मोल फ्रैक्शंस। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात करें, x1 एक्सप्रेस किए हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, n1 है मोल सॉल्वेंट का, n2 मोल है सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन जिसका मोल निकाले उसके मोल में टोटल मोल से डिवाइड किए हैं। इस तरह से मोल फ्रैक्शन का सम 1 और उसका रेशियो मोल के रेशियो के सेम होगा। अब हम लोग बात करें हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ बतलाए, हेनरीज ने बताया गैस के सोल्बिलिटी के बारे में, गैस के सोल्बिलिटी के बारे में बताया कि कोई सॉल्वेंट में, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें गैस का इस रेशियो में डिजोल्व होगा। तो इन्होंने बताया कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस प्रेजेंट इन लिक्विड, यानी P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का सोल्बिलिटी बढ़ेगा। P है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, K से इंडिकेट कि हेनरीज कांस्टेंट जो डिपेंड करता है, हेनरीज कांस्टेंट का डिपेंड करेगा गैस के नेचर पर। X है मोल फ्रैक्शंस ऑफ गैस इन लिक्विड। ध्यान दें हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो गैस का सोल्बिलिटी डिक्रीज करेगा, यही कहता है हेनरीज लॉ। एक चीज और हम लोग याद करेंगे, यदि गैस का सोल्बिलिटी बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्बिलिटी घटेगा। सोल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ध्यान दें यहां पर सोल्बिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और सोल्बिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। सोल्बिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। अब हम लोग बात करें रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पर यदि हम बात करें तो रॉल्स लॉ ने दो वोलेटाइल लिक्विड के बारे में बताए हैं। दो वोलेटाइल लिक्विड है तो किस रेशियो में वेपराइज करेगा इसके बारे में बताए हैं। तो रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, दो वोलेटाइल लिक्विड है जैसे अल्कोहल में पानी मिला हुआ है, क्या कह सकते हैं ईथर और पेट्रोल मिक्स है। तो यहां पर कहता है कि किसी एक कंपोनेंट, हम लोग जो भी पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में, सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो किसी भी गैस का पार्शियल जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शंस का, मोल फ्रैक्शंस का होता है। तो x1 है द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, फिर समझे, the vapor pressure of any component, the vapor pressure of any component is equal to the product of mole fractions and vapor pressure of pure component। फिर से रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े, याद करें
the vapor pressure of any component is equal to the product of mole fractions and vapor pressure of pure component। जैसे मान लिया कि अल्कोहल और वाटर मिक्स किए, तो अल्कोहल का जो वेपर प्रेशर होगा उस मिक्सचर में, वो होगा, अल्कोहल जब प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर कितना है और लिक्विड में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी यहाँ P1 है वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का, X1 हो गया मोल फ्रैक्शंस फर्स्ट कंपोनेंट का, और P1 नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इसी तरह से P2 इक्वल टू X2 P2 नॉट। टोटल वेपर प्रेशर के लिए दोनों को ऐड कर दें, P1 का वैल्यू पुट किए, P2 का वैल्यू पुट किए, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में हम लोग बात करें, P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट, P2 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सेकेंड, P1 है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P2 है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, X1 है मोल फ्रैक्शंस ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन, X2 है मोल फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन लिक्विड, Pt है टोटल वेपर प्रेशर। अब यहां पर X1 की जगह पर, यहां पर हम पुट कर दें 1 माइनस X2, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं X1 प्लस X2 इक्वल टू 1। X1 की जगह पर 1 माइनस X2 वैल्यू पुट किए, इसे मल्टीप्लाई किए तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया। अब रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड कोई सॉल्यूशन ऐसे पानी में चीनी डाल दिए, यूरिया डाल दिए, ग्लूकोज डाल दिए, तो केवल वाटर वेपराइज करेगा। उस कंडीशन में सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वह सॉल्वेंट के कारण होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। एक कंपोनेंट तो का वेपर प्रेशर तो जीरो हो गया। तो यहां पर P1 इक्वल टू X1 P1 नॉट होगा फॉर्मूला, यानी यहां पर प्रेशर जो है डिपेंड कर रहा है, जिसका प्रेशर निकाल रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। P1 यहां पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ध्यान दें यहां पर P1 यहां पर लिया गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में P1 से एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी तरह से यहां पे हम लिखे हैं जनरली P1 को PS से भी इंडिकेट कर सकते हैं, PS से। तो यहां पर P1 जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, X1 हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P1 नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस फार्मूला में X1 की जगह पर 1 माइनस X2 कर दिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट। ये फार्मूला याद रखेंगे। P1 नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और P1 हो गया वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस का। ये हो गया P1 नॉट माइनस P1 इक्वल टू हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और P1 नॉट से डिवाइड किए होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल हो गया मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट।
यहां पर P1 नॉट हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, X2 हो गया यहां पर X2 हो गया मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट, यानी जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर घटते जाएगा। यानी आप शरबत बनाते हैं तो शरबत का वेपर प्रेशर कम होगा प्योर वाटर से। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन इंपॉर्टेंस है। Relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fractions of solute present in liquid solution। ये बात याद रखेंगे, ये आपका बोर्ड में 1 मार्क्स में आ सकता है या आता ही है। Relative lowering in vapor pressure is equal to the mole fractions of solute present in liquid। Relative lowering in vapor pressure is equal to P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड करेंगे P1 नॉट से, वह X2 के बराबर होगा। P1 नॉट माइनस P1 तो ये अब X1 बराबर होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2। यदि आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल यदि सॉल्वेंट के मोल के रिस्पेक्ट में वेरी लेस हो तो वैसे कंडीशन में N1 प्लस N2 को लगभग N1 मान सकते हैं, N1 ले सकते हैं। यानी P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 बटे N1। अब N2 के जगह पर वेट बाय मोलिकुलर वेट भर दिए W2 बटे M2। N1 के जगह पर पुट करेंगे तो नीचे वाले रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। यहां पर यदि वैल्यू पुट करेंगे तो W2 अपॉन M2 और W1 अपॉन M1 रिवर्स करेंगे, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो याद रखेंगे फॉर्मूला नंबर 9 हो गया। M1 मोलिकुलर वेट सॉल्वेंट का, M2 मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट का, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट का हो गया। अब हम लोग बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो टोटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कहा जाता है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। तुम लोग बताओ डेमोक्रेटिक में क्या होता है? प्रजातंत्र में वोट पड़ता है तो एक अनपढ़ व्यक्ति हो, अंगूठा छाप, और एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हो, तो दोनों का वोट का जो पावर है वो सेम होता। यानी डेमोक्रेटिक में डिपेंड करता है केवल नंबर पर, नंबर ऑफ वोटर पर। सेम तरह से सॉल्यूशन का कुछ वैसा प्रॉपर्टीज है, जैसे 1 लीटर पानी में आप 1 मोल यूरिया डालें या 1 मोल ग्लूकोज डालें, वो दोनों का कुछ प्रॉपर्टीज है जो इक्वल वैल्यू देगा, वह कहलाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टीज which depend only number of solute particles, not nature of solutes, are known as colligative properties। तो colligative properties 4 है। colligative properties कितना है? 4 है। relative lowering in vapor pressure है पहला, दूसरा है depression in freezing point, तीसरा है elevations of boiling point, चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड करेंगे P1 नॉट इक्वल टू X2।
डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी डेल टी एफ इजकल टू के एफ, यानी यहां पर ध्यान दें डेल टी एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोललिटी का। मोल प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो एक के एफ से मल्टीप्लाई किया गया, के एफ को कहा जाता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल टी एफ के एफ इंटू एम, और के एफ एम के जगह पर फॉर्मूला भर दें मोललिटी का, तो डेल टी एफ के एफ W2/M2 1000/W1 हो गया। इलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान दें एक लीटर पानी एक गिलास है प्योर और एक गिलास पानी में नमक मिक्स है, दोनों को बॉयल करेंगे तो प्योर वाटर पहले बॉयल करेगा, लेकिन दोनों को फ्रीज करेंगे तो जो नमक मिक्स है वह फ्रीज इजिली नहीं कर। प्योर वाटर तो 0 डिग्री पर फ्रीज कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन यदि हम उसमें नमक मिक्स कर दें या कोई साल्ट मिक्स कर दें तो 0 डिग्री पर फ्रीज नहीं करेगा और टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो नॉन वोलेटाइल डालते हैं यदि किसी सॉल्वेंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज कर जाता है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल करके देख सकते हैं। तो यहां पर डेल टीबी मीन्स हो गया इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना इलिवेट किया बढ़ा, कल टू होता है केबी इंटू मोललिटी। केबी यहां पर मोलल इलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं या विलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन कांस्टेंट। मोललिटी का फॉर्मूला होता है W2/M2 × 1000/W1। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है एक चीज तुम लोग बताओ। बहुत लंबा तार का खजूर का पेड़ होता है, उसमें क्या सिस्टम लगा हुआ है कि ग्राउंड से अंडर मिट्टी से जो पानी है वो पत्ते तक पहुंचता है। जैसे हम लोग गिलास टेबल पर रख दें तो क्या हम पी सकते हैं बिना हाथ से उठाए हुए, लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो पेड़ में कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है कि जमीन के अंदर के पानी को उठा करके पत्ता तक पहुंचा देता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से मिले। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण होता है, और भी कारण है, कैपिलरी एक्शन कारण है, लीफ में इवेपोरेशन हो तो वह भी एक कारण है। तो है 3-4 कारण, उसमें मेजर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी का कंसंट्रेशन। सी कंसंट्रेशन मीन्स मोललिटी है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का भी। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, और पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। ये बात समझ गए। यानी पाई इक्वल टू CRT। पाई इक्वल टू क्या है CRT। R यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल ही होता है, इसको कहा जाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। R को कहा जाता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग बात करें यहां पर किसको क्या कहा गया है। केएफ को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल इलिवेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। 3 नाम है केएफ का। टीएफ हो गया
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एम हो गया मोललिटी ऑफ सॉल्यूशंस, मोललिटी याद रखेंगे। W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, M1 हो गया आपका मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट। Kb को कहा जाता है मोलल इल्वेशन कांस्टेंट, मोलल इल्वेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेल टीबी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, डेल टीबी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो कहते हैं इल्वेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बायोस्मोटिक प्रेशर को इंडिकेट करते हैं, सी यहां पर कंसंट्रेशन है, मोलरिटी को इंडिकेट करते हैं, आर जो है सॉल्यूशन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन या 0.082 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन। अब हम लोग बात करें यहां पर जो ये जो फार्मूला हम लोग चार देख रहे हैं, ये आपका आइडियल सॉल्यूशंस पर लागू होगा, आइडियल सॉल्यूशंस पर। लेकिन यदि सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो इस फार्मूला वहां पर काम नहीं करेगा। इस फार्मूला में डिविएशन होता है, इस डिविएशन को बताने के लिए वानसॉफ ने एक टर्म दिए वानसॉफ फैक्टर। तो अब हम लोग बात करें मॉडिफाई फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हर एक में मल्टीप्लाई कर देंगे इन आई से, आई मतलब होता है वानसॉफ फैक्टर, यानी रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर को वानसॉफ फैक्टर इनटू x2। इल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा आई के बी इंटू एम, डेल टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। यहां पर याद रखेंगे एम के जगह पर लेंगे वेट W2 अपॉन M2 इंटू 1000 ऐड करेंगे W1, एम का वैल्यू सब में पुट करेंगे। आई को कहा जाता है वानसॉफ फैक्टर, आई को कहा जाता है वानसॉफ फैक्टर। आई इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास में डिवाइड करेंगे, अब नॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिवाइड करेंगे कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। या आई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और यदि कोई लिक्विड में कोई सॉलिड डालते हैं और डालने के बाद वह आयोनाइज कर जाए, डिसोसिएट कर जाए, तो वहां पर सॉलिड पार्टिकल की संख्या इंक्रीज कर जाता है, तो फॉर्मूला डिफर कर जाएगा। नंबर ऑफ, तो आई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन करने के बाद क्या हो गया, और शुरू में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया गया है। एक याद रखेंगे आई 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जैसे यहां पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम, तो ये सभी के लिए यहां पर आई का वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से यदि लिया जाए सोडियम सल्फेट, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से यहां पर आई का वैल्यू हो जाएगा, ये 3 आयन देगा तो 3।
इसी तरह से बेंजोइक एसिड है और एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इन बेंजीन। बेंजीन में यदि ये सब चला जाता है तो यहां पर आई का वैल्यू हो जाता है 1/2 हो। इस तरह से आई का वैल्यू जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग आज का सॉल्यूशन का हम लोग शॉर्ट फॉर्मूला देख लें। अगले क्लास में केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक साथ जाएगा और इसमें विस्तार से जानना है तो आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9835615376 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का इतना ही।